दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको बफोर्स स्कैम याद है, आपको 2G स्कैम याद है, आपको कोल स्कैम याद है। इन तमाम स्कैम्स के दौर में किस तरीके से इस देश में सीबीआई सक्रिय थी आपको याद है। आपको याद है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे छापा मारा करता था। आपको याद है आईटी डिपार्टमेंट और उसके डीजी तक कैसे सक्रिय थे। आपको याद है अखबारों की हेडलाइन उस वक्त कैसी छपती थी, टेलीविजन स्क्रीन पर कैसी खबरें रेंगती थी, और उसके बाद पार्लियामेंट के भीतर का हंगामा आपको याद है। या फिर सब कुछ आप भूल चुके हैं और नई परिस्थिति में जब जासूसी मामले को लेकर दुनिया के 4 देशों में जांच चल रही है। राफेल सौदे को लेकर फ्रांस ने एक जांच कमेटी बैठा दी है जो 2 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट भी देगी। इस देश के भीतर में 8 महीनों से चल रहा किसान आंदोलन, जिसको लेकर कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट तक में आवाज उठी। क्या इन तमाम मसलों को लेकर भारत के भीतर कहीं भी कोई छोटी सी आवाज आपको सुनाई दी, या सब कुछ ठीक चल रहा है? या फिर यह मान लिया जाए कि उस दौर में जो स्कैम होते थे उस स्कैम को सामने लाने वाला मीडिया अब रेंगने लगा है, शायद इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। उस दौर के भीतर की परिस्थितियों को और आज की परिस्थितियों के बीच में आज चलते हुए जरा इन स्थितियों को जांच लीजिए। जब जासूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है तो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही हो चला है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सरकार को कोई निर्देश देगा? उस निर्देश को देने से पहले कोई जांच कमेटी बैठा देगा? उस जांच कमेटी को बैठाने से पहले क्या वाकई इस स्थिति में देश को लाकर खड़ा कर देगा कि जो सरकार कर रही है वह देशहित में नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमें तो याद है बफोर्स घोटाला जब पहली बार सामने आया था तो उस समय के एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो कि स्वीडिश विसिल ब्लोअर के जरिए जारी किया गया। यह डॉक्यूमेंट 16 अप्रैल 1987, यानी आज से 34 बरस पहले चले जाइए। उस वक्त स्वीडिश रेडियो स्टेशन से एक न्यूज में इस विसिल ब्लोअर की बात निकलकर एक स्टोरी के शब्दों में आई थी कि बफोर्स के साथ कोई डील हुई है और उसमें कमीशन लिया गया है। और उसके बाद भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में वहां के रिपोर्टर चित्रा सुब्रमण्यम ने जिस तरीके की रिपोर्ट की, उसके बाद इस देश की राजनीति में हंगामा मच गया। और हंगामा इस कदर मचा कि समूची सियासत डोलने लगी और जो विपक्ष के सारे सांसद हैं उन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद राजीव गांधी को चुनावी हार मिली। और तब की परिस्थितियों को नहीं जानते हैं तो मनमोहन सिंह के दौर में आ जाइए, जब 2G स्कैम सामने आया था। उस वक्त सीएजी की रिपोर्ट थी। उस सीएजी की रिपोर्ट में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। राजनीतिक तौर पर विरोध शुरू हुआ था। उसके बाद 2G स्कैम आया, उसको लेकर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी, बल्कि डायरेक्टर जनरल जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थे वही सक्रिय हुए थे। और उस वक्त जिस तरीके से पूरी जांच की जा रही थी, उस जांच को लेकर अखबार रंगे जाने लगे। मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों में सिर्फ वही चीजें चलने लगी और लाख बोलते रहे मनमोहन सिंह, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी गई। और जब उन्होंने अपने तौर पर कहा कि उनको उस काल कोठरी की सियासत के भीतर भी उनका कुर्ता बिल्कुल साफ है, तो भी बीजेपी ने इसे सुना नहीं। पार्लियामेंट के भीतर हंगामा मचता रहा और सियासत डामाडोल होती रही। लेकिन तब मीडिया कह रहा था। आज की तारीख में मीडिया नहीं कहता है। और दुनिया में तमाम देशों के बड़े अखबारों को भी जब जासूसी मामले को सामने लाने के लिए चुना गया तो भारत का कोई मीडिया हाउस साथ में खड़ा नहीं था। इसीलिए इस देश के भीतर में वायर, जो कि एक लिहाज से आप कहें सोशल मीडिया का हिस्सा है, डिजिटल मीडिया का हिस्सा, यह मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की पहुंच इस देश में गांव तक होती है। आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सामने टेलीविजन चल रहा है और उसमें चीजें आती चली जाती हैं। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया से जुड़ते हैं तो भारत के गांव इंटरनेट की इजाजत अभी नहीं देते हैं। भारत के भीतर अभी सबके पास ना इंटरनेट है, ना इंटरनेट के जरिए वह साधन है जिसके जरिए वह खबरों को देख समझ सके। शायद इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में बहुत बड़ी होती है। और मोदी सरकार ने शायद इसे ही मैनेज कर लिया। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है कि इस देश के भीतर में अगर मीडिया मैनेज हो जाए और सारी खबरें सरकार के अनुकूल ही दिखाने की परिस्थितियों में अगर देश आ जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होगी?
सुप्रीम कोर्ट में जासूसी मुद्दे को लेकर पत्रकार गए हैं, एडिटर गिल्ड गया है और जिन पत्रकारों की जासूसी हुई वह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल कल ही पूछे। उन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कुछ पुराने सवाल जो स्कैम के जरिए इस देश में हुए हैं उसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जासूसी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कहता है 2019 में यह रिपोर्ट तो आ गई थी, उसके बाद से कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई, कोई शिकायत क्यों नहीं हुई। और फोन इंटरसेप्ट जैसी शिकायतों के लिए टेलीग्राफ एक्ट तो काम करता है, लेकिन टेलीग्राफ एक्ट काम करे या 2019 में रिपोर्ट आई हो या फिर इस देश में कोई एफआईआर दर्ज करानी हो, अगर सरकार ही जासूसी करा रही है तो सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कहां होगी, यह सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। यह भी जानकारी देनी चाहिए जब टेलीग्राफ एक्ट के तहत जिस डिपार्टमेंट को काम करना है वो डिपार्टमेंट इस देश के भीतर में क्या सरकार की अनिच्छा के खिलाफ जा सकता है या उसकी इच्छा के खिलाफ जा सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये पहली बार है क्या वाकई इस देश के मसले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र कर ही दिया है, अगर ये आरोप है तो बेहद संगीन है और अगर इस खबर में तथ्य है तो वाकई ये आरोप बेहद गंभीर है। हमें लगता है आज इस बात की विवेचना करने की जरूरत है कि इस देश के भीतर में जब 2G स्कैम का मसला आया, जब कोल माइंस घोटाले का जिक्र हुआ और जिस समय बफोर्स घोटाला भी आया था, अगर इनकी फाइलों को भी टटोलना शुरू कीजिएगा। बफोर्स घोटाले को लेकर वीपी सिंह इस देश के प्राइम मिनिस्टर जरूर बन गए, लेकिन वह कोई नाम दे नहीं पाए जो कि पूरी चुनावी रैलियों में अपनी जेब में कागज लेकर चलते थे। क्या मैं नाम बता दूं किसने घूस ली है? नहीं बता पाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में हाई कोर्ट सक्रिय हुआ, सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हुई, सीबीआई सक्रिय हुआ, ईडी सक्रिय हुआ और यही स्थिति 2G स्कैम और कोल स्कैम को लेकर है। उस तमाम स्कैम के दौर में अगर आप उन परिस्थितियों को देखना शुरू कीजिएगा तो आप बहुत साफ तौर पर देख पाएंगे कि जो विनोद राय थे वह मौजूदा सरकार के एक हिस्से के तौर पर एक पद को संभालते हैं, यानी उन्होंने परसेप्शन डेवलप किया था। इसीलिए जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, किसी को सजा नहीं हुई। इसीलिए अब अगला सवाल यह आता है कि जब दुनिया के 10 देशों को लेकर जासूसी मसले में हड़कंप मची हुई है और मैक्सिको, मोरक्को, हंगरी और फ्रांस जांच कर रहा है, इजराइल भी अपने तौर पर जांच कर रहा है और इसके दायरे में मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज आ चुके हैं, जो कि उस वक्त जब जासूसी हो रही थी उस समय वह विपक्ष में थे और वह चुनाव के वक्त उनको जासूसी की जा रही थी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रोन इसके दायरे में हैं, मिस्र के प्रधानमंत्री इसके दायरे में हैं, मोरक्को के प्रधानमंत्री और मोरक्को के किंग जो हैं वह भी इसके दायरे में हैं, इराक के प्रेसिडेंट इसके दायरे में हैं, सऊदी अफ्रीका के प्रेसिडेंट दायरे में हैं, लेबनान के प्रधानमंत्री के दायरे में हैं, युगांडा के पूर्व प्रधानमंत्री दायरे में हैं। तब यह सवाल है कि भारत के भीतर जब विपक्ष के नेता से लेकर इस देश के भीतर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी आपके जहन में आता हो उस इंस्टीट्यूशंस का जब आप नाम लेंगे तो आपको लगेगा अच्छा सुप्रीम कोर्ट इसके दायरे में आ गया। आपके जहन में आएगा रॉ के जिनको कंपल्सरी रिटायरमेंट पे भेजा गया, जितेंद्र कुमार ओझा, उनकी भी जासूसी हो रही थी। इलेक्शन कमीशन कमिश्नर जिनको वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया गया, अशोक लवासा, उनकी भी जासूसी हो रही थी। सीबीआई से जुड़े हुए आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बन गए, के शर्मा, इनकी भी जासूसी हो रही थी। बीएसएफ से जुड़े हुए के शर्मा और जगदीश मैथानी, इनकी भी जासूसी हो रही थी। कर्नल लेवल पे आइएगा तो मुकुल देव, ये वही शख्स हैं जिन्होंने स्क्रैप किया था फ्री राशन की, जो शांत वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो सुविधाएं मिलती है फ्री राशन की, इनको खत्म कर दिया जाए। इनकी भी टेलीफोन टैप हो रहे थे। कर्नल अजीत कुमार जो आफ्सा को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उनकी भी जासूसी हो रही थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से जुड़े हुए राजेश्वर सिंह, उनकी भी जांच हो रही थी। बिजनेस पर्संस में आइएगा तो जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एसआर ग्रुप, यानी इस देश के भीतर में जितनी बड़ी पैमाने पर और जितने बड़े कैनवास के तौर पर जांच या जासूसी हो रही थी, उसकी जांच की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जर्नलिस्टों के मसले को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन एक लकीर उसने खींची है। वो लकीर कहती है कि अगर ये आरोप सही है तो बेहद संगीन है। असल बात यहीं से शुरू होती है, क्या वाकई
2018 की जनवरी में जब इस देश के 4 जजेस ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, और 2017 के बाद से इस देश में आप कहीं कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का सरकार के खिलाफ जाते हुए नहीं देखेंगे। वो चीफ जस्टिस मिश्रा का दौर हो, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का दौर हो, लेकिन फिलहाल ये मामला उठ तो रहा है। तो क्या मामला उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, इसको लेकर अपने आप से संवेदना बरती जा सकती है? ये एक सवाल है। ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि मौजूदा वक्त में मोदी सरकार पार्लियामेंट को ढाल बना चुकी है। पार्लियामेंट को ही वह लोकतंत्र का मंदिर और उस देश के पूरे सिस्टम का ग्राउंड जीरो कह रही है। उसका बहुत साफ कहना है कि जो भी करना कहना है पार्लियामेंट के भीतर कहिए, बाहर मत जाइए। यह अंदेशा विपक्षी नेताओं को लेकर नहीं है, क्योंकि जैसे ही विपक्षी नेताओं का जिक्र होगा तो फिर अब पुराने दौर में आपको जाना होगा, जब 2G स्कैम और कोल स्कैम को लेकर पार्लियामेंट के भीतर हंगामा ही नहीं होता था, बल्कि पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाती थी। और उस वक्त जो विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी के नेता थे, वह बहुत साफ तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उन शब्दों में एक बात खास तौर से कही गई थी कि अगर पार्लियामेंट के चलने से इस देश को कोई फायदा नहीं होता है तो फिर पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए, और अगर पार्लियामेंट चलेगी और इससे कोई लाभ इस देश की जनता के खिलाफ जाता है तो भी पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए। इसलिए यह सवाल है कि वाकई राफेल की डील क्या बफोर्स डील के पैरेलल में खड़ी की जा सकती है या उससे भी खतरनाक है? जासूसी का मसला तमाम स्कैम से हटकर क्या वाकई राष्ट्रीय मसले से जोड़ा जा सकता है? अगर जोड़ा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह भी एक सवाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बातें कही, उसमें बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये आरोप गंभीर है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सरकार को नोटिस आपने क्यों नहीं भेजा। यानी आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए, यह नोटिस और यह अर्जी तो आपको सरकार के दरवाजे पर भी लगानी चाहिए थी। तब यहां पर सवाल शुरू होता है कि इस देश के भीतर में जो इंस्टीट्यूशन अपने लिए काम करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करते हैं, जो एक स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हैं, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर खड़ा है, क्योंकि संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के संविधान की व्याख्या करते वक्त सरकार के सामने विरोध करने वालों को अर्जी देनी होगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जो मांग की गई है कि आप एक SIT जांच कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की ही नियुक्ति कर दीजिए। जांच जो होनी चाहिए स्वतंत्र हो, और इस स्वतंत्र जांच के दायरे में इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट स्तर के किसी सबसे बड़े नौकरशाह को उसके दायरे में लाना होगा, क्योंकि जांच सरकार के खिलाफ हो रही है। अब ध्यान दीजिए कि बीते 3 बरस से जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा इस देश की सत्ता के खिलाफ जाते हुए आपने नहीं देखा, उसकी व्याख्या अपने तरीके से, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हो, या जो भी आपके जहन में मसले आ रहे हो, जो भी आपको लगता है कि चाहे वो CNRC को लेकर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर हो, चाहे अल्लाह मनाई को लेकर हो, जो भी आपके जहन में आता है केस, उस केस का जिक्र कीजिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या ऐसा अतीत में कभी हुआ है, और अगर अतीत में नहीं हुआ है और अभी हो रहा है तो फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार क्यों लिया? क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट का स्वीकार करना एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है सरकार के लिए, या वाकई सुप्रीम कोर्ट उस हद तक जा सकती है जहां पर वह सरकार को नोटिस दे दे, जहां वो स्वतंत्र जांच बैठा दे? क्योंकि इस देश के भीतर में किसान आंदोलन के वक्त हमने देखा, अपने तौर पर इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जांच कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी। हमने देखा इस देश के भीतर में जब राफेल का मसला आया और राफेल के बारे में जानकारी देने के लिए इस देश के एक जुडिशरी से जुड़े हुए शख्स और 2 पॉलिटिशियन जब CBI के दरवाजे पर पहुंचे, तो उसके बाद CBI के अगले 24 घंटे के भीतर CBI का ऑपरेशन हो गया, आलोक वर्मा की विदाई हो गई और आलोक वर्मा की ही जासूसी होने लगी उसके बाद से लेकर। यानी चीजें छुपी हुई नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सक्षम नहीं है? राजनीतिक सत्ता को चुनौती कोई ना दे, इसके लिए संसद लोकतंत्र के मंदिर के नाम पर एक ऐसे तौर पर मौजूद सरकार करना चाहती है जहां के बाहर
जब भी कोई जाए और जनता से संवाद बनाए नेता, तो इस बात का जिक्र करेगी कि दरअसल ये अनडेमोक्रेटिक है, देश के खिलाफ है। एक बड़ी महीन लकीर है राजनीति करने की। हमें लगता है आज इन बातों को समझने की जरूरत है कि इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस, जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि मीडिया अपनी भूमिका ना निभाए, तो जनता तक सूचना कैसे पहुंचेगी। इस देश के भीतर में आपको जानकर यह भी हैरत होगी, मोदी सरकार के दौर में 23 पीएसयू बेचे गए, लेकिन 67 पीएसयूज में 85 डायरेक्टर्स जो हैं वह बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी का वह नेता जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, बीजेपी का वह नेता जो महिला विंग की अध्यक्षा कभी रही होंगी, बीजेपी का वह नेता जो कि एक वक्त में एमएलए का चुनाव हार गया होगा। 85 डायरेक्टर्स इस देश में पीएसयू से जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के हैं। यानी इस देश के राज्यपाल पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर अलग अलग राज्यों की राजधानी के राजभवन में रहे, यह भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सारी चीजें जब पहली बार इस रूप में नजर आए कि किसी भी जगह पर पद संभालने वाला कोई शख्स जो होगा, वो शख्स उस राजनीतिक सत्ता के हाँ या ना से जुड़ा हो, तब आप क्या कहेंगे। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी भूमिका शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल गए और सवाल जवाब हुए, उसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए। वकील सवाल कर रहे हैं कि जैसा जिसने हार्डवेयर खरीदा वो कौन शख्स है, हार्डवेयर कहां रखा गया यह भी बताना चाहिए, और सरकार ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। अगर ये चीजें हो रही थी क्योंकि सरकार की जानकारी में ना हो, ऐसा चीज देश में हो नहीं सकता है। अगर ये नहीं हो सकता है तो हमें लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को सरकार की भूमिका को समझना चाहिए, जहां उसने 3 हथियार अपनाए हुए हैं। मोदी सरकार ये बोलती ही नहीं है कि पेगासस सॉफ्टवेयर उसने खरीदा या नहीं खरीदा। ध्यान दीजिए, रविशंकर प्रसाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र जरूर करते हैं कि दुनिया के 40 देशों में पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया है। पेगासस खुद बतलाता है, जो एनएसओ कंपनी है इजराइल की, वो जानकारी देती है कि 40 देशों के 60 क्लाइंट हैं उसके पास। लेकिन भारत सरकार बिल्कुल नहीं कहती हमने खरीदा या नहीं खरीदा, इसकी पुष्टि भी वो नहीं कर रही है। दूसरी स्थिति, जांच के आदेश को संसद की गरिमा से वो ढकना चाहती है। इसीलिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले ही यह मामला क्यों आया, उससे बहुत पहले भी आ सकता था, बाद में भी आ सकता था। यानी संसद के साथ जोड़ रही है, और संसद ही सब कुछ है यह भी वो बताने से नहीं चूक रही है। और इतना ही नहीं, जब अंतर्राष्ट्रीय जांच में बात ये उठ रही है कि दुनिया के 10 देश इससे प्रभावित हैं, तो अगला सवाल यह है, क्या भारत इंतजार करे कि दुनिया के 4-5 देशों में जो जांच चल रही है, वह जांच के दायरे में भारत को अगर वह देश ले आए, या फिर भारत की खामोशी और उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस तमाम मामले को रेड कारपेट तले दबाने में सक्षम हो जाए, तो इस बात का इंतजार क्या यह देश करेगा, या इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वह अपने तौर पर कोई जांच कमेटी बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले देश के भीतर में जितने भी स्कैम हुए, जिनके तार दुनिया के दूसरे देशों से भी जुड़े होंगे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर लेवल पर न सिर्फ जांच की प्रक्रिया हुई, बल्कि इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस ने अपनी सक्रियता भी दिखाई। यह एक अलग मसला है कि पॉलिटिशियन जब सत्ता में आया तो उसने उन चीजों को ढकने की कोशिश की, और यह ढकने की प्रक्रिया में हर कोई रहा है। लेकिन इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक, अगर ये सारे घपले घोटाले मान लीजिए XYZ कोई दूसरा सत्ता में होता, लेकिन विपक्ष में बीजेपी होती, बीजेपी से बेहतरीन विपक्ष इस देश को कभी मिला ही नहीं, जिसने छोटे से छोटे मुद्दे को भी इस देश को जागृत करने के लिए उठाया। यह कोई छुपा हुआ सच नहीं है। बीजेपी एक शानदार विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहती है, और शायद इसीलिए हर वक्त पार्लियामेंट ठप भी रही है, जांच कमेटियां भी बनी हैं, जांच भी हुई है, उसका असर पॉलिटिकल भी पड़ा है। और आखिरी दौर में हम लोग CAG की जो रिपोर्ट देखते हैं, जो परसेप्शन के आधार पर विनोद राय साहब ने जो बनाई, और उसका लाभ उनको मिल गया सत्ता बदलते ही, और वो परसेप्शन की रिपोर्ट के आधार पर किसी को कोई सजा नहीं हुई, तो इसका मतलब है विपक्ष के तौर पर बीजेपी एक शानदार पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन इसका अगला कदम है, अगर यही बीजेपी सत्ता में है तब वो क्या करेगी। उसकी 2 ही राय है। एक, जनता ने हमको चुना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जनता जो चुनने का मौका आएगा तब वो हमको हटा दे, यानी 5 साल के लिए हमारी तानाशाही आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
लेकिन दूसरी प्रक्रिया यह आ रही है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन तक को प्रभावित करने की स्थिति में अगर सत्ता आ जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल स्वायत्त बॉडी है। चुनाव आयोग से हटकर अगर सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र करें, वह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अपने तौर पर। लेकिन इस देश के भीतर में जो भी 5-6 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर उसको भी आप परखना शुरू करेंगे तो वहां भी यह सवाल आएगा, क्या वह भी सत्ता और सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि जो जासूसी के हथियार जिन पावर्स के पास है भारत के भीतर में, जो 10 एजेंसीज है जो जांच कर सकती है, उस 10 एजेंसीज में से 4 एजेंसी से जुड़े हुए लोगों की ही जासूसी हो रही थी। कौन करा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको एक लंबी बहस तक ले जाना चाहती है और उसके बाद इस देश के भीतर में एक मैसेज जाए कि हाँ देखिए सुनवाई हो रही है, सरकार को कुछ करना होगा, पार्लियामेंट है सामने और पॉलिटिकल डिसीजन से बड़े कोई डिसीजन होते नहीं है, सबसे बड़ा डिसीजन तो पार्लियामेंट में होता है। क्या ये पूरा मामला उस दिशा में चला जाए या फिर इस पूरे मामले को लेकर एक स्वतंत्र जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट बैठा दे जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और पैरेलल में गवर्नमेंट को एक नोटिस दे दे। अगले मंगलवार को सुनवाई है, उस मंगलवार की सुनवाई तक चीजों को परखना होगा और उस मंगलवार की सुनवाई के बाद की परिस्थितियों को भी जानना होगा। लेकिन पहली बार इस देश की ऐसी परिस्थिति के बीच में जब मीडिया की हेडलाइंस में वो शब्द गायब हैं जो पहले हर स्कैम में रहते थे। इस देश के भीतर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एक तरह की वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में खामोशी है। इस देश के पॉलिटिशियंस के सामने सिवाय पार्लियामेंट छोड़कर जनता के बीच जाने का कोई रास्ता बच नहीं पा रहा है और पार्लियामेंट के भीतर भी धड़ाधड़ एक से एक बिल पास कराने में ही सरकार लगी हुई है, जो कि बहस का हिस्सा होने चाहिए क्योंकि उससे जनता इस देश की प्रभावित हो रही है। लेकिन इन सब से इतर आखिरी महत्वपूर्ण बात, जब दुनिया के 4 देशों में जांच चल रही है जासूसी को लेकर और इजराइल खुद अपने तौर पर जांच कर रहा है, तो अगर उन जगहों से ये रिपोर्ट निकल कर आती है कि क्या भारत के भीतर में जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसको तो सरकार को ही बेचा गया तो सरकार मानेगी। इस बात का जिक्र किया जाए कि आपने डील को तोड़ दिया, यह तो टेररिज्म के खिलाफ था और एंटी नेशनलों के खिलाफ था, लेकिन क्या उस डील को सरकार ने तोड़ दिया? ये बातें अगर दुनिया के दूसरे देशों को लेकर निकल कर आए तब भारत सरकार मानेगी या तब सुप्रीम कोर्ट जागृत होगा। तो क्या एक लंबी प्रक्रिया है जब तक यूपी इलेक्शन निकल जाए, फिर लोकसभा का इलेक्शन आ जाए सामने? क्या ये भारत पूरी तरीके से राजनीतिक गुलामी की दिशा में बढ़ चुका है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन ये पहला मौका इस देश के सामने है, खास तौर से 2018 के जनवरी में 4 जजेस के द्वारा बोले गए शब्द ही जब उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर, उसके लगभग 3 साल के बाद 360 डिग्री में सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई के तौर तरीकों पर यह निर्भर है कि डेमोक्रेसी इन डेंजर है तो इसे निकालेगा कौन, और वाकई इस देश में डेमोक्रेसी है तो फिर जांच करेगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।